हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ों को ग्रामर से रिलेटेड चीज़ों को बता चुका है। तो मैंने बताया था जो ग्रामर क्या होता है, तो ग्रामर हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, ज़रूरी हमारे लिए फ्रूटफुल ग्रामर पढ़ने से फ्रूटफुल क्या होता है, इसकी व्याख्या मैंने कर दिया है। आज आप लोग थोड़ा उसी के बारे में हम थोड़ा ज़िक्र करते हैं। ग्रामर से पढ़ने से हमारे अंदर कौन-कौन सी स्किल्स डेवलप होता है, उसको मैंने बता दिया है। आपको अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग रीडिंग राइटिंग ये सब स्किल्स हमारे जो 4 स्किल्स हैं ये सब क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं। ग्रामर पढ़ने के बाद हमें क्या मिला? ग्रामर पढ़ने के बाद ग्रामर यानी अपने अपने आप में क्या हुआ, यानी जो हमारा ग्रामर यानी जो हमारा इंग्लिश है वो हमारा क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, मेरा एक लैंग्वेज है। और जब इंग्लिश लैंग्वेज हुआ तो उसका क्या निकला, एक साउंड निकला। क्या निकला? साउंड निकला। तो साउंड क्या होता है? साउंड मैंने बताया था कि हमारा जो वोकल फोल्ड्स होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होता है, यानी जो हमारे एक चकवाल की तरह यहाँ आंतरिक की संरचना होती है, यहाँ से हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ से साउंड हमारे निकलते हैं। निकलने के बाद यहाँ ओठ तक के यानी यहाँ से निकलने के बाद ओठ तक के अंदर के जो बीच की जो गैपिंग है, यहाँ हमारा साउंड्स रहता है। तो इसका सब जो वोकल फोल्ड्स है अर्थात इसी का सब कमाल होता है। यहाँ से हमारे जो भी ध्वनियाँ होती हैं, यहाँ से हमारे उत्पन्न होती हैं। तो हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हमारा उसमें जो हमारे जो साउंड्स हैं 44 माना गया है। कितना माना गया है? 44 अर्थात 44 माना गया है। जिन्हें हम वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। वॉवेल साउंड अर्थात स्वर जो होता है, जो स्वर ध्वनि होता है और जो व्यंजन ध्वनि होता है। वावेल साउंड्स को मैंने बताया है कि आपका 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। वावेल साउंड्स 20 होते हैं। उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, उसके भी टाइप्स हैं, इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। दूसरा जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है हमारा होता है कितना, यानी 24। कितना होता है? 24। ये 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44। अर्थात जो हमारा साउंड्स थे दो भागों में, दो दो भागों में बटा था, वावेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो साउंड्स हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, साउंड्स हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो साउंड किसके जरूरी है? साउंड जरूरी है उन्हें जिन्हें सिंगिंग करना सीखना होता है, उनके लिए साउंड जरूरी होता है। जिन्हें सिंगर बनना है, जिन्हें है ना गायक बनना है, उनके लिए साउंड्स पढ़ना पड़ता है। साउंड्स में हम एक आईपीए चार्ट पढ़ते हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल का क्या होता है, हमारे फोनेटिक साउंड्स होते हैं। जितने भी साउंड क्रिएट होते हैं, जितने कौन से देश में अर्थात कौन से देश में कैसे साउंड्स क्रिएट होंगे, इन सब के यानी हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट को पढ़ते हैं। यानी जो सिंगर बनना चाहते हैं उन्हें आईपीए चार्ट का स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पूरे साउंड्स है ना, उसमें पूरे साउंड्स आते हैं। तो हमारे लिए हमें सिंगिंग में नहीं आना है, हमें क्या करना है, दूसरा दूसरे यानी हम जो सिंगर बनना चाहते हैं उन्हें आप है ना उन्हें आईपीएस चार्ट पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। अतः बचपन में हमें साउंड्स नहीं पढ़ाया जाता है, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है क्या, लेटर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? लेटर। कौन सा लेटर का मूवमेंट कैसे होगा, कौन से लेटर का मूवमेंट कैसे होगा, इन्हें हम पढ़ते हैं। कौन सा लेटर कैसे घुमाया जाएगा, कैसे कर्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे उसको मोड़ेंगे, तो हम हर चीज को हमें बचपन में सिखाया जाता है, यानी एलकेजी यूकेजी सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे लिए साउंड्स फ्रूटफुल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, हमारे लिए जरूरी क्या है, लेटर है। तो लेटर कब होता है? जब साउंड्स हमारे मुख से निकलते हैं तो हम लेटर उसको बोलते हैं। अर्थात जब अगला जब शब्द आता है ए को ए कहते हैं, लेकिन जब यहाँ वोकल फोल्ड से निकलने के बाद ओंठ के अंदर का जो ये चीज होता है, यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक साउंड क्रिएट होता है, वो हमारा एक साउंड होता है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जब वही साउंड्स मुख से बाहर निकल जाता है तो लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लेटर में कन्वर्ट हो जाता है।
तो हमें लेटर्स पढ़ना रहता है। क्या पढ़ना रहता है? लेटर्स पढ़ना रहता है। तो लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स अगर देखा जाए तो लेटर्स हमारे अब लेटर हुए, साउंड से क्या बना? लेटर बना। साउंड से क्या बना? लेटर बना। अब लेटर क्या होते हैं? लेटर भी इसमें वोवेल लेटर्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। वोवेल लेटर्स हमारे कितने होते हैं? 5 कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट लेटर्स हमारे 21 होते हैं। तो 5 और 21 इक्वल टू 26 अर्थात जो लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं जिसमें वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर दोनों क्या हैं? शामिल हैं। वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के समूह को वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक अल्फाबेट बनता है। क्या बनता है? अल्फाबेट बनता है, एक वर्णमाला बनता है। वर्णमाला मतलब जैसे माला क्या होता है? माला हम पुष्प का बनाते हैं, कोई धागा होता है तो हम पुष्प उसमें लगाते हैं तो माला बनता है। तो माला किसका है? लेटर का है, वर्णों का है, अक्षरों का। तो अक्षरों की माला को, वर्णों की माला को हम वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट में क्या होते हैं? अल्फाबेट में वोवेल लेटर्स होते हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर को जब मिलाएंगे तो हमारा अल्फाबेट बनता है। जिनकी संख्या हमारी होती है 26 कितनी होती है? 26 अर्थात ए टू जेड होता है। तो हमें लेटर्स पढ़ना रहता है और लेटर्स क्या है? लेटर हमारा आगे के लिए हमारा क्या है? एक एक इकाई बन जाती है अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? एक एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। जैसे एक बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक बेस तैयार करना पड़ता है, एक आधार नींव डालनी पड़ती है। तो हमारा क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर क्या है? नींव है, एक पिलर है। अर्थात हमें सबसे पहले लेटर्स पर विजय प्राप्त करना होता है तभी हम आगे आगे इन्हांस करते हैं अर्थात तभी हम आगे कुछ प्राप्त कर पाते हैं। अतः हमें बचपन में पहले लेटर्स कैसे लिखा जाता है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, लेटर कौन सा लेटर कैसे बनेगा, उसको कैसे कौन सा लेटर कैसे घुमाया जाएगा, इसके बारे में लेटर्स को यानी बचपन में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में बचपन में हमें सिखाया जाता है। तो लेटर्स होता है ये साउंड का जो साउंड निकलता है और ये साउंड निकलने के बाद जब उसको हम लिखते हैं तो इसका जो रिटन फॉर्मेट होता है, साउंड का रिटन फॉर्मेट जो होता है उसी को लेटर कहते हैं। लेटर क्या है? लेटर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का छोटी-छोटी इकाई मानी जाती है, एक बेस मानी जाती है, एक फंडामेंटल मानी जाती है, एक आधार मानी जाती है, एक पिलर मानी जाती है। आगे के हिस्से को सीखने के लिए, ग्रामर के आगे के हिस्से को सीखने के लिए जो हमारा लेटर हो क्या एक आधार है, एक बेस बेस है। अब जो लेटर होता है अब लेटर के बाद हमारा क्या हुआ? लेटर के बाद हमारा क्या कि जब लेटर मिले तो हमारे क्या बने? लेटर मिले तो हमारे क्या बने? वर्ड बने। क्या बन गए? वर्ड बने। वर्ड मीन्स यानी मेरे शब्द बने। अब शब्द क्या होता है? जो शब्द होते हैं वो हमारे टू आर टू आर टू आर मोर देन जो लेटर्स का कलेक्शन होता है, जो लेटर्स का कलेक्शन होता है, उसी को हम वर्ड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अगर 2 लेटर है तभी हमारा वर्ड है, 3 लेटर है तब भी वर्ड है और 3 लेटर के मिलने से जो हमारा अर्थ दे रहा है अर्थात वह शब्द है। अर्थ नहीं दे रहा है तो लेटर के कलेक्शन से, लेटर के मिलने से, लेटर्स के मिलने से शब्द नहीं बनते हैं। उस लेटर के मिलने से जो हम अर्थ निकालेंगे उसका एक मीनिंग होना चाहिए और जब मीनिंग निकलेगा तो लेटर का समूह भी हो और मीनिंग हो तो हमारा वर्ड बनेगा। दोनों बात को ध्यान देना है। केवल लेटर्स के मिलने से शब्द नहीं बनते हैं, वर्ड नहीं बनते हैं। उस लेटर के मिलाने से जो हमारा वर्ड बन रहा है, उस वर्ड का अर्थ है कि नहीं, उसे हम वर्ड कहते हैं। क्योंकि गलत वर्ड के भी समूह होते हैं लेटर्स के। लेकिन जब उस गलत वर्ड का अर्थ नहीं है, तुम्हारा वर्ड नहीं है। तो जब लेटर को मिलाते हैं, लेटर को मिलाने के बाद उससे जो हम नया एक वर्ड बनाते हैं, एक मीनिंग एक मीनिंग प्रदान करते हैं, तो अगर मीनिंग दे रहा है तो हमारा वर्ड है। तो 2 बातें ध्यान देना है। क्या? लेटर 2 या 2 से लेटर्स हो, 2 या 2 से लेटर्स के मिलने के बाद उस का अर्थ क्या निकल रहा है? अगर सार्थक अर्थ दे रहा है, उचित अर्थ दे रहा है, अर्थात उसका अर्थ है तो हमारा वर्ड है, अर्थ नहीं है तो केवल लेटर के समूह से वर्ड नहीं होता है। लेटर के समूह से वर्ड तभी होता है जब उस लेटर का समूह आपस में मिल कर के एक
अर्थ दें तो वह अर्थ का वर्ड होता है। अर्थ क्या होता है? एक वर्ड होता है। दूसरी बात, कभी-कभार एक लेटर भी आपका वर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका एक अर्थ होता है। जैसे आप अल्फ़ाबेट में देखोगे ए टू जेड में ए और आई ऐसे 2 लेटर्स हैं। ए और आई ऐसे 2 लेटर्स हैं। जब इन्हें हम सेंटेंस में लिखते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? एक वर्ड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में एक अर्थ देते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट में है तो उनका कोई अर्थ नहीं है। ए का कोई अर्थ नहीं है, आई कोई अर्थ नहीं है, अर्थात तब लेटर्स कहलाएँगे। जब अल्फ़ाबेट में रहेंगे, ए से जेड के बीच में ए और आई आ रहा है, तो हमारा क्या है? एक लेटर है। लेकिन जब यही ए और आई अल्फ़ाबेट से निकल कर के हमारे सेंटेंस में यूज़ होता है, तो उसी को हम कहते हैं वर्ड कहते हैं। तो कहीं न कहीं लेटर भी एक वर्ड बन जाता है। कब? जब लेटर का अर्थ हो तो हमारा वर्ड आता है। लेटर कब? अल्फ़ाबेट में जब होगा तो लेटर कहलाएगा, और जब अल्फ़ाबेट से निकल कर के वह सेंटेंस में यूज़ होगा, सेंटेंस में प्रयोग होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे आई एम ए बॉय, तो आई एम ए बॉय, तो आई का यहाँ अर्थ है मैं, एम का अर्थ है क्योंकि यहाँ 2 लेटर है तो हमारा वर्ड बन जाएगा, यानी हूँ। ए का यहाँ अर्थ है एक, बॉय का यहाँ अर्थ है लड़का। तो बॉय क्या है? 3 लेटर्स है, तो 3 लेटर्स है तो हमारा तो कहीं न कहीं वर्ड बनेगा, और इसका अर्थ भी है तो हमारा वर्ड है। एक कोई कलेक्शन ऑफ लेटर्स नहीं है, फिर भी एक अर्थ दे रहा है ना? लेटर का झुंड नहीं है, फिर भी ए क्या दे रहा है? एक अर्थ दे रहा है। तो लेटर के झुंड से ही से वर्ड नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ए का कोई अर्थ है, यानी एक है, अर्थ है तुम्हारा ए। लेटर जो यहाँ पर एक वर्ड का काम कर रहा है, क्योंकि एक मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, अर्थ प्रदान कर रहा है। अतः हमारा यहाँ क्या है? एक हमारा एक वर्ड है। तो 2 वर्ड, लेटर 2 वर्ड मिला, एक आई और एक ए। तो आई भी क्या है? यहाँ एक वर्ड है, ए भी क्या है? वर्ड है। लेकिन जब इसी को हम वर्णमाला में रखते हैं, ए और आई को वर्णमाला में रख देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एक लेटर प्राप्त होता है, अर्थात वर्ड नहीं होता है। और जब इसी को हम अल्फाबेट से निकाल करके उनका प्रयोग सेंटेंस में करते हैं, तो हमारा क्या होता है? एक वर्ड बन जाता है, क्योंकि एक अर्थ देता है, उसका कोई अर्थ होता है। तो बात समझ में आई क्या? 2 या 2 से अधिक लेटर्स के समूह को वर्ड कहेंगे, और उस लेटर्स से जुड़ने पर क्या अर्थ निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है तो वर्ड होगा, अगर नहीं निकल रहा है तो केवल लेटर के मिलाने से वर्ड नहीं बनेंगे। लेटर के मिलाने से वर्ड तभी बनेंगे जब इसका अर्थ होगा। तो कहीं न कहीं हमारा लेटर भी वर्ड आता है, कहीं न कहीं जब हमारा लेटर भी वर्ड आता है, कब? जब सेंटेंस में अर्थ प्रदान करता है। जैसे आई और ए मैंने बताया, एक भी क्या है? वर्ड है, क्योंकि सेंटेंस में जो होता है तो उसका एक अर्थ निकलता है, तो हमारा एक वर्ड आता है। अब वर्ड मिलने के बाद हमारा क्या बना? एक फ्रेज बना। वर्ड और वर्ड, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है एक वाक्य का अंश होता है। फ्रेज क्या होते हैं? एक अंश होते हैं किसके? सेंटेंस के। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। वाक्यांश मतलब वाक्य के अंश होते हैं, वाक्य के हिस्से होते हैं, वाक्य के पार्ट होते हैं। कौन? फ्रेज। जो फ्रेज होते हैं ये सेंटेंस के हिस्से होते हैं, अर्थात फ्रेज सेंटेंस नहीं होता। फ्रेज सेंटेंस नहीं होता, क्यों? क्योंकि फ्रेज के पास फुल स्टॉप नहीं है। तो फ्रेज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस का हिस्सा होता है। फ्रेज 2 या 2 से अधिक शब्दों का कलेक्शन होता है। 2 शब्द हैं तब भी फ्रेज हैं, 2 से अधिक शब्द हैं तब भी क्या है? फ्रेज हैं। दूसरी बात, फ्रेज के पास ना कोई सब्जेक्ट होता है, ना कोई क्रिया होता है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस किससे होते हैं? फ्रेज के पास अपनी स्वयं की मीनिंग होती है। फ्रेज के पास पूरा अर्थ करने की क्षमता, पूरा अर्थ देने की क्षमता नहीं होती है। फ्रेज के पास अपनी स्वयं की अर्थ होती है, स्वयं का अर्थ रखता है। अब फ्रेज में क्या होता है? 2 वर्ड। जैसे मैं बोलूं आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, तो आई क्या है? एक वर्ड है। एम क्या है? एक वर्ड है। इन द रूम में कितने शब्द हैं? 3 शब्द है। कितने शब्द हैं? 3 शब्द है। इन द रूम। अगर यहाँ आप इन नहीं लिखोगे तब भी क्या है? सेंटेंस गलत है।
अगर आप द नहीं लिखोगे तब भी क्या है गलत है, रूम नहीं लिखोगे तब भी क्या है गलत है। इन कहेगा हमको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यानी द और रूम मिलकर क्या बन जाएगा, उसका प्रिपरेशन इनका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द कहेगा मैं डिटरमाइनर हूँ, हमको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और नाउन लिखोगे नहीं तब भी गलत है। तो कहीं ना कहीं तीनों वर्ड यानी इन और द और रूम, इन नहीं तब भी गलत है, दो शब्द, केवल दो शब्द सेंटेंस के अर्थ को पूरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसका अर्थ तो अर्थ निकलेगा लेकिन ग्रामेटिकली गलत होगा। दा नहीं लिखोगे तब भी क्या है, गलत है, क्योंकि दा नहीं लिखोगे तो आप किसी न किसी पार्टिकुलर रूम की बात कर रहे हो, तो विशेष रूम की बात कर रहे हो, क्योंकि एक इंसान एक ही रूप में रहेगा, तो जिस इंसान जिस रूम में रहेगा वो कहीं ना कहीं विशेष होगा, स्पेशल होगा, तो कहीं ना कहीं हम एक ही रूम की बात कर रहे हैं। किसी पार्टिकुलर तो पार्टिकुलर हम इसलिए डिफिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और रूम क्या है, रूम नाउन है, क्योंकि द हमारा क्या है, डिटरमाइंड है, अपना नाउन ले लेगा, अपना क्या लेगा, नाउन ले लेगा और नाउन ले लेगा। अर्थात तीनों एक ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इन कहेगा हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, द कहेगा हमको नाउन चाहिए, तो तीन वर्ड मिल गया। कितने वर्ड्स मिल गए, तीन वर्ड्स। फ्रेज में इतने भी वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। एक कहेगा हमको ये दोनों चाहिए, एक कहेगा हमको ये चाहिए, और रूम कहेगा भैया हम अकेले यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम रूम एक डिफिनिट रूम हूँ, यानी मैं डिफिनिट रूम की बात कर रहा हूँ, यानी मैं डेफिनिट कमरा हूँ, तो डिफिनिट कमरा हूँ तो हमें डिफिनिट आर्टिकल द चाहिए, क्योंकि एक इंसान किसी न किसी पार्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रूम की बात करेगा, स्पेसिफिक रूम की टॉक करेगा, किसी न किसी स्पेसिफिक रूम की टॉक करेगा, अतः अपने पहले आर्टिकल द ले लेगा, और आर्टिकल कहेगा भैया हमको नाउन चाहिए, क्योंकि मैं डिटरमाइनर हूँ, डिटरमाइन अपन डिटरमाइनर क्या होता है, नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। डिटरमाइन कभी स्टैंड अकेला नहीं होता है, उसको अपनी बात नाउन चाहिए, अर्थात तीनों वर्ड क्या है दूसरे कंपल्सरी हैं। फ्रेज जितने भी वर्ड्स मिलकर बनेंगे, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बनेंगे, तो हर वर्ड का क्या है, एक रखना जरूरी होता है, रखना जरूरी होता है वर्ड का। ये कहेगा हमको ये चाहिए, ये कहेगा हमको ये चाहिए, ये कहेगा हमको ये चाहिए। तो फ्रेज में इतने भी वर्ड होंगे दो या दो से अधिक, हर वर्ड का अपने एक डिस्टेंस है, अर्थात दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड मिलकर अगर फ्रेज बन रहा है तो हर वर्ड का रहना क्या है, जरूरी है, उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। फ्रेज में इतने भी वर्ड होते हैं उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अलग करोगे तो गलत रहेगा, फ्रेज नहीं रहेगा। तो आई क्या एक शब्द है, एम का एक शब्द है, लेकिन इन द रूम में कितने शब्द हैं, तीन शब्द है, तो इन द रूम हमारा क्या है, तीनों से तीन शब्द हैं, और तीन शब्द को कलेक्शन को हम बोलेंगे फ्रेज, क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। दो वर्ड है तभी हमारा फ्रेज हो सकता है, दो वर्ड तभी फ्रेज होगा, लेकिन दो से कम वर्ड है तो हमारा वर्ड कहलाएगा। दो वर्डों के समूह को फ्रेज कहते हैं, या दो से अधिक वर्डों को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज जितने भी वर्ड होंगे एक दूसरे के बिना, है ना, यानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कहेंगे भैया हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो अब यहाँ क्या होगा, हमारा वर्ड मैंने पढ़ लिया और फ्रेज पढ़ लिया। अब मैं यहाँ डिफरेंस बताना चाहता हूँ, वर्ड और फ्रेज में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। वर्ड अकेला होता है, वर्ड क्या होता है, अकेला होता है, और फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वर्डों के समूह को फ्रेज कहते हैं। अगर एक वर्ड है तो हमारा वर्ड है, लेकिन इसी के संग में दो वर्ड हो जाते हैं, अर्थात इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो दोनों वर्डों के समूह को हम फ्रेज बोलेंगे। अगर एक वर्ड नहीं है, भैया हम अकेले रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अकेले रह जाएंगे तो हमारा वर्ड है, हम नहीं रह पाएंगे तो हमारा ए कहेगा हमको ए चाहिए, ए कहेगा हमको ए चाहिए, तो हमारा क्या फ्रेज है। वर्ड सिंगल होता है और फ्रेज दो या दो से अधिक शब्दों का झुंड होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के कलेक्शन को, ग्रुप्स को ही हम फ्रेज कहते हैं। तो शब्द भी क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, शब्द सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज भी क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है, फ्रेज सेंटेंस नहीं होते हैं। तो वर्ड भी सेंटेंस नहीं होते हैं, फ्रेज भी सेंटेंस नहीं होते, अर्थात वर्ड और फ्रेजेस मिलकर हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। वर्ड और फ्रेज मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। वर्ड्स और फ्रेजेस मिलकर हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। अर्थात दो वर्ड और एक फ्रेज मिलकर हमारा सेंटेंस बन सकता है। एक वर्ड या दो वर्ड या अनेक या दो से फ्रेज मिलकर हमारा क्या बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, दो या दो से शब्द रहेगा, उसके साथ फ्रेज रहेगा, या दो या दो से केवल शब्द रहेगा,
या तो क्रिया विशेषण रहेगा कहीं न कहीं, अर्थात वर्ड और फ्रेजेज़ और वर्ड्स मिलकर क्या बनेंगे, हमारे सेंटेंस बनते हैं। क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। एक सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस एक सेंटेंस एक फुल स्टॉप लेगा, 2 सेंटेंस 2 फुल स्टॉप, 3 सेंटेंस 3 फुल स्टॉप। तो जितने अधिक सेंटेंस होंगे, उतनी अधिक फुल स्टॉप की आवश्यकता पड़ेगी। 5 सेंटेंस है तो 5 फुल स्टॉप लेगा, 2 सेंटेंस है 2 फुल स्टॉप लेगा, 3 सेंटेंस 3 फुल स्टॉप, 1 सेंटेंस 1 फुल स्टॉप लेगा। एक सेंटेंस में क्या होते हैं, एक सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, एक सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा सेंटेंस है तो कम से कम वर्ड रहेंगे और सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतने अधिक से अधिक क्या रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, शब्द रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे, फ्रेजेस रहेंगे। तो सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। जैसे हमारे पास एक पात्र है, कोई घड़ा है, तो घड़ा जितना छोटा होगा उसके अंदर उतना ही कम चीजें आएंगी, और जितना घड़ा बड़ा होगा उसमें चीजें ज्यादा समाहित होंगी, उसमें ज्यादा चीज को हम भर सकते हैं। तो वो छोटा वर्ड जो छोटा सेंटेंस होगा, एक छोटा घड़ा होता है, और जो बड़ा घड़ा है वो क्या हो सकता है, बड़ा सेंटेंस हो सकता है। तो सेंटेंस जितने छोटे होंगे उतने वर्ड उसमें कम भरे जाएंगे, और सेंटेंस जितने बड़े होंगे उसमें वर्ड्स और फ्रेज की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे घड़ा जितना बड़ा होगा उतना ही चीज आएंगे, और जितना छोटा होगा उतना ही कम आएंगे। इसी तरह सेंटेंस भी होता है, सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। और जब सेंटेंस छोटा होगा तो उसमें कम से कम वर्ड्स रहेंगे, उसमें कम से कम क्या रहेगा, कर्ता और क्रिया रहेगा, और सेंटेंस जितना बड़ा होगा उसमें सब्जेक्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी और वर्ब की संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी।